बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार के सिस्टम पर फायर हैं। जी हां, कह रहे हैं कि ये दौर वो है जब विधायकों को डीएम के पैर छूने पड़ रहे हैं। आखिर उनके कहने का आशय क्या है और क्या सचमुच उनकी नाराजगी का स्तर सरकार से बढ़ता जा रहा है? और उन्होंने क्यों मुलायम सिंह यादव के दौर की याद दिलाई है जब विधायकों और सांसदों का एक तरीके का कह सकते हैं स्वर्णयुग जैसा बताया है? आज हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि अखिलेश यादव तो मायावती पर सॉफ्ट बने हुए हैं, लेकिन मायावती ने अब पुरानी बातें दोबारा से याद दिलानी शुरू कर दी है। जी हां, वही गेस्ट हाउस कांड, वही प्रमोशन का बिल फाड़ने की बात। और आखिर में मोहन भागवत अलीगढ़ में है और सबसे छोटे जो बाल स्वयंसेवक है उसके घर अचानक कुंडी खटखटाकर पहुंच गए। क्यों संघ के सबसे बड़े पद पर आसीन मोहन भागवत बाल स्वयंसेवक के घर पहुंचे? क्या है इसका आशय? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी ले। इधर काफी वक्त से ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में तो सक्रिय हैं, लेकिन किसी सदन में नहीं होने की वजह से उनकी राजनीतिक सक्रियता उस लिहाज से नहीं है। लेकिन वो आज भी उनकी जो बातें हैं उसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए, एक पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस सरकार को चुभ सकती है, और खास करके योगी सरकार को, क्योंकि योगी सरकार के भीतर के उस सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की है जो कितना सच है ये तो कोई जनप्रतिनिधि ही बता सकता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी है, ब्यूरोक्रेसी का किस तरीके का रुतबा हो गया है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताने और दिखाने की कोशिश की है। पहले आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो खुद सांसद नहीं है, लेकिन उनके बेटे सांसद हो चुके हैं बीजेपी से। एक बेटे विधायक हैं, कई बार के विधायक हो चुके हैं, हालांकि मंत्री नहीं बने हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कोई भी बात बेबाकी से कहने से नहीं चूकते, और इस बार जो उन्होंने इंटरव्यू में बात बोली है वो अपने आप में गंभीर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि इस सरकार में जो विधायकों की हैसियत है वो एक प्रधानों जैसी भी नहीं है। वो अब डीएम के आगे उन्हें उनके पैर छूने पड़ते हैं काम कराने के लिए, और वो डीएम की मर्जी पर है, प्रशासन की मर्जी पर है कि नमस्कार करने के बाद उन्हें अपने काम की जब सूची पकड़ाते हैं तो वो करें या ना करें। हालांकि उन्होंने बाद में ही अपनी इस बात में कहा कि पैर छूने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी पहले उन्हें नमस्कार करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी बात है जो इस सरकार को चुभ सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो काफी वक्त से शांत थे, लेकिन उन्होंने जो कहा है हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातों में उन्होंने कहा क्या है। पहले मैं इसको दिखाता हूं कि जो उन्होंने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये बात गोंडा पोस्ट से कर रहे थे, जो कि वहां का एक स्थानीय मीडिया आउटलेट है और जिसने पॉडकास्ट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकालने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है। पैर माने पैर छूकर नमस्ते करना पड़ता है, और डीएम की मर्जी हो जाए तो हो जाए, नहीं मर्जी है तो नहीं होगा। इस विषय में अगर बोलेंगे तो आग लग जाएगी। विधायक का मतलब है जीरो। जो ग्राम प्रधान की हैसियत होती है वो आज विधायक की हैसियत है, क्योंकि पावर एक जगह सिमट गई है। इसके अलावा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के दौर का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, लेकिन मैं विपक्ष का एमपी था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मैं मिलने गया था, वो लिफ्ट में जा चुके थे। जैसे उन्होंने देखा लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो रुक कर बाहर आ गए। हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा चिट्ठी लाए हो,
चिट्ठी लाए हो, हमने चिट्ठी पकड़ा दी। मैं विपक्ष का था, मैं उनकी आलोचना करता था, मैं बीजेपी का सांसद था। चिट्ठी लाए हो, जल्दी जल्दी चिट्ठी लाए हो, हमने वो खैर चिट्ठी था, मैंने उन्हें चिट्ठी पकड़ा दिया। एक काम होने वाला था, एक काम टिपिकल था। जो काम होने वाला था, शाम को 4 बजे मैं चिट्ठी देकर आया था और शाम को 4 बजे डीएम का फोन आ गया कि आपके स्कूल की मान्यता का ये कागज आ गया है। कहां है आज? लोगों को बुरा लगेगा, जनप्रतिनिधियों के हाथ में अब कुछ नहीं है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के इन बातों के बड़े गूढ़ मायने हैं। निश्चित तौर पर एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बगैर नाम लिए परोक्ष तरीके से ही चुनौती देने की कोशिश की है। हालांकि उनके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते जग जाहिर रहे हैं और नया नहीं है, पुराना है। अब बहुत सारी मुश्किलें हालांकि दूर हो चुकी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। उनको एक तरीके की क्लीन चिट पहलवानों के आरोपों वाले मामले में लगभग मिल चुकी है। इसके अलावा जो कुश्ती संघ है उसमें उनके जो प्रतिनिधि हैं वो दोबारा से उनकी बहाली हो चुकी है। बेटे विधायक हैं, बेटे सांसद हैं। इन दिनों बकायदा उनके हेलीकॉप्टर की चर्चा हो रही है जो उन्होंने अपने पोते को गिफ्ट किया। लेकिन लोगों को यह अचानक समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया है। दरअसल सरकार के भीतर या यूं कहें बीजेपी की इस पूरे जो विधायक सांसद हैं उनके भीतर का एक बहुत बड़ा ऐसा गुट है जिसे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही या ब्यूरोक्रेसी उनके काम नहीं होने दे रही, या यूं कहें कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका हमला जारी है कि उनके काम नहीं होते। और ऐसे में उस बड़े समूह को एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने टारगेट किया है। टारगेट इस लिहाज से कह रहा हूं कि उस बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने एक तरीके से सरकार और अधिकारियों के खिलाफ पूरा का पूरा एक मोर्चा खोल दिया था। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा था। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को लगता है कि इस वक्त लोहा गर्म है, कहीं ना कहीं दिल्ली और लखनऊ में कुछ चल रहा है, कुछ बदलावों की बात चल रही है, कुछ मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। उन्होंने भी मौका देखा और अपनी बात पूरी कह दी है। यानी कि इस सरकार में पहले जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अफसर सही हैं या उन्हें लगता है कि अफसर सही है तो फिर वो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानते थे, लेकिन इन दिनों उन्हें कुछ मानना भी पड़ रहा है और लगातार जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों से वो मिल भी रहे हैं। ऐसे में अचानक से अपनी ही सरकार, सत्ता और एस्टैब्लिशमेंट पर बयान देना क्या कोई स्ट्रेटजी है? खैर, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात और है कि माने जाते हैं ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह, वो हमेशा से चुनौती देते रहे हैं और शायद इसे एक चुनौती की तरह ही देखा जाना चाहिए। अगली खबर। एक तरफ अखिलेश यादव अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी तरफ लाने की हर मुहिम में लगे हैं। वो चाहते हैं कि जो अनुसूचित वर्ग है, जो एससी क्लास है, जो उसको कम से कम वोट देने से हमेशा परहेज करता रहा है, उसे हर हाल में सपा के बैनर तले, सपा के झंडे के तले लाया जाए। और इसकी कोशिश पिछले काफी वक्त से चल रही है और उन्हें लगता है कि बसपा अगर कमजोर हुई है तो उसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। बसपा का जो कोर वोटर्स है, अगर वो खिसक रहा है तो वो उनके पास आए और इसकी कोशिश दिखाई भी दे रही है। अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर बसपा का कोई बड़ा नेता, कोई जनाधार वाला नेता अगर नाराज होता है तो उसे कोशिश उनकी होती है कि वो समाजवादी पार्टी में आ जाए। लेकिन वो मायावती को भी नाराज नहीं करते। मायावती के खिलाफ उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हालांकि जब से ये उनका और बसपा का गठबंधन टूटा था 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद से, उम्मीद ये की जा रही थी कि अखिलेश यादव बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उनसे एक सवाल प्रयागराज में एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, तो उन्होंने मायावती का नाम भी नहीं लिया और उनके खिलाफ भी नहीं बोला। लेकिन वो मायावती के पार्टी को के भीतर से अपना वोट बैंक तलाश कर रहे हैं और उसे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जाटो बिरादरी है, वो जो अनुसूचित जाति की वो बिरादरी जो बसपा की वोटर है, उसे लेकर के आए। पहले अखिलेश यादव को सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद मायावती ने पोस्ट पर क्यों अखिलेश यादव, उनकी पार्टी को के बाद, अखिलेश यादव तो नहीं,
समाजवादी पार्टी के बारे में पुरानी बातें फिर से लिखी हैं, इसके पीछे की क्या वजह है हम समझेंगे। सुनिए पहले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। अखिलेश यादव बेशक सॉफ्ट हो मायावती को लेकर, बसपा को लेकर कुछ न बोल रहे हो, लेकिन मायावती एक बार फिर से हमलावर हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर अपने वोटर्स को नहीं रोका गया तो एक बड़ा वर्ग सपा की तरफ कहीं चला ना जाए। इसलिए बहुत समय से बसपा की तरफ से शांत दिख रही मायावती ने अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। जो उन्होंने लिखा है वो अपने आप में बताता है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह सपा भी बहुजनों में खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय व्यवस्था आदि को खत्म करने के प्रति कोई इच्छा शक्ति, सहानुभूति नहीं रखती, जिस कारण ये लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ये उन्होंने पहला आरोप लगाया। दूसरे ट्वीट में मायावती पुरानी बातें याद दिलाती हैं। लिखती हैं कि सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इसके साधु संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य हैं जिसे माफ करना असंभव है। जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहां जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही है, उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने पर हर प्रकार से लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। ये और चौथा है कि स्पष्ट है कि कांग्रेस भाजपा की तरह सपा भी अपनी नीयत व नीति में खोट, द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। खैर आगे भी एक आध लाइन है, लेकिन उसमें एक जो लाइन तीसरे अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सद्भाव को बिगाड़ने में हर प्रकार से लगी है और लोग जरूर सावधान रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समतामूलक समाज बनाकर और जाति का जो विद्वेष है उसे कम करने की कोशिश की थी। दरअसल एक बार फिर मायावती ने वही इशारा किया है कि किस तरीके से रामजी लाल सुमन को उकसाया गया। रामजी लाल सुमन के मामले में कहीं ना कहीं मायावती साजिश देखती हैं और अखिलेश पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि अखिलेश यादव खुद उस आगरे में पहुंचे थे रामजी लाल सुमन के घर, जो कि बसपा का गढ़ है। यानी कि बसपा बेशक अभी हारी हुई है, पिछले कई चुनाव से हार रही, लेकिन वहां सपा अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। और जड़ें इसलिए नहीं जमा सकी क्योंकि वहां का दलित आज भी बसपा के साथ खड़ा है। मायावती को लगने लगा कि रामजी लाल सुमन के बहाने ही से ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव उस इलाके में अपनी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने में जुटे हैं। और यही नहीं, उनके ही वोट बैंक में, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्ग के उसी जाटो बिरादरी के वोट बैंक में वो उनकी कोशिश है कि उसको ही अपने साथ लाया जाए और मायावती को ये नागवार गुजरा है। इन्होंने पहले भी कहा था कि रामजी लाल सुमन में कहीं ना कहीं साजिश है, उन्हें उकसाया गया है और आज एक बार फिर उन्होंने अपने ट्वीट में इसी ओर इशारा किया है। तो भले ही अखिलेश यादव मायावती पर सॉफ्ट हों, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मायावती के खिलाफ बोलने से दलितों के जिस वोट की वो उम्मीद कर रहे हैं वो उनसे छिटक सकता है, दूर चला जाएगा, नाराज हो जाएगा। अखिलेश यादव उस अनुसूचित वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ मायावती उसी बात से डरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोटर निकल जाए और वो अखिलेश के साथ चला जाए, इसलिए आगरा जाने के बाद से मायावती ज्यादा हमलावर हैं। तो अब देखना यह है कि सपा और बसपा की जो ये राजनीतिक टसल है ये कहां तक पहुंचती है, क्योंकि वोट अल्टीमेटली लड़ाई उसी अनुसूचित जाति वर्ग के वोट को लेकर है। अब अगली खबर।
और एक ऐसी बात जो अमूमन कम दिखती है, संघ प्रमुख मोहन भागवत अलीगढ़ के अपने प्रवास में थे। अचानक ही वो एक घर में कुंडी खटखटाते हैं और पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। दरअसल शनिवार की सुबह मोहन भागवत अलीगढ़ के एक मोहल्ले के एक घर में पहुंचे, कुंडी खटखटाया और पूछा कि क्या ये बाल स्वयंसेवक का घर है। परिवार वालों ने उन्हें बिठाया। पता ये चला कि खुद मोहन भागवत पहुंचे हैं। उस लड़के का नाम विभोर शर्मा है, जो कि 6 साल का है और बचपन से ही बाल शाखा में जाता है और साथ साथ वो शाखा में डंडा भी खूब अच्छा चलाता है। शारीरिक प्रमुख रह चुके हैं मोहन भागवत, अखिल भारतीय, यानी कि वो खुद भी डंडा चलाने के महारथी रहे हैं, डंडा भांजने में महारथी रहे, लाठी भांजना जिसे कहते हैं संघ की शाखाओं में। वो उस बाल स्वयंसेवक के घर गए, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। दरअसल संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं और ये शताब्दी वर्ष है। इसमें संघ की पूरी कोशिश है कि वो हर घर, हर गली, कस्बे तक पहुंच जाए, उसकी शाखाएं पहुंचे। खैर, संघ एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन हो चुका है, लेकिन 100 साल पूरे होने के बाद एक संघ प्रमुख का एक बाल स्वयंसेवक के घर जाना, यह दिखाता है कि 100 साल सिर्फ नंबर्स हैं। वो आने वाले पीढ़ियों को एक बार फिर संघ में उसी तरीके से जोड़े रखना चाहता है। वो जानता है कि जब तक संघ युवा रहेगा, जब तक संघ जवान रहेगा और नई पीढ़ी के हाथ में रहेगा, संघ चाहे 100 साल का हो जाए, चाहे कई 100 साल का, संघ बना रहेगा। और शायद ये मैसेज उन्होंने एक बाल स्वयंसेवक के घर जाकर देने की कोशिश की है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।